नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जिसे अपनी ही बेटी से विवाह करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पुरानी बात है, बीरपुर नामक राज्य में राजा बीर सिंह राज्य करते थे। राजा बीर सिंह एक दयालु और प्रतापी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुबह के समय राजा बीर सिंह शिकार खेलने के लिए निकले और जंगल की ओर चल पड़े। राजा बीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक खेत के किनारे पर एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। वह बुजुर्ग बुढ़िया जो कि बेमाता थी, खेत के किनारे पर बैठी हुई मूंज की पत्तियों में गांठें लगा रही थी। राजा ने उस बुढ़िया को देखा और सोचा कि इस वीरान जंगल में यह बुढ़िया कहाँ से आई है और ये क्या कर रही है। ये सब जानने के लिए राजा बीर सिंह बेमाता के पास पहुंच गए और घोड़े से नीचे उतरकर अपने राजा होने के घमंड में वह बेमाता से बोले, ए बुढ़िया, तू अकेली यहाँ इस वीरान जंगल में बैठी क्या कर रही है। बेमाता बोली कि बेटा, मैं किसी की जोड़ी बना रही हूँ तो किसी की जोड़ी बिगाड़ रही हूँ, किसी को मिला रही हूँ तो किसी को बिछोड़ रही हूँ, जाने अलग कर रही हूँ। मेरा तो यही काम है। ये सुनकर राजा बीर सिंह बोले, बुढ़िया माई, हम समझे नहीं, जरा खुलकर विस्तार से बताओ। तब बेमाता बोली कि मैं संसार भर के लोगों की जोड़ियां बना रही हूँ, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि मैं जीवन साथी के रूप में किसी को किसी से मिला रही हूँ। इसके साथ ही मैं किसी को अलग भी कर रही हूँ, क्योंकि यही संसार का नियम है। जो साथी बनकर मिलते हैं वह एक दिन बिछड़ भी जाते हैं। यही इस संसार का नियम चला आ रहा है और मेरा यही काम है। इतना सुनते ही राजा बीर सिंह अपने राजा होने के घमंड में आकर बेमाता से धृष्टता कर बैठता है और वह कहता है कि ए बुढ़िया, अगर तेरा काम संसार में जोड़ियां बनाना है और बिगाड़ना है तो तूने मेरी भी जोड़ी कहीं पर बनाई होगी। राजा की बात सुनकर बेमाता बोली कि हाँ बेटा, तेरी भी जोड़ी मैंने बनाई है। राजा बीर सिंह शादीशुदा थे, फिर भी राजा बीर सिंह ने शादीशुदा होने के बावजूद भी बेमाता से घमंड पूर्वक पूछा कि ए बुढ़िया, तो फिर तू मुझे यह बता कि तूने मेरी जोड़ी किसके साथ और कहाँ बनाई है, मेरी शादी किसके साथ होगी। इतना सुनते ही बेमाता को राजा के घमंड को पहचानने में देर नहीं लगी। बेमाता सोचने लगी कि राजा होने के घमंड में ये शादीशुदा होकर भी मुझसे जोड़ी बनवाने के बारे में बातें कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यह मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा की गई गलती का मैं इसे उचित फल दूंगी। इसने जो मेरे साथ भद्दा मजाक किया है, इसका फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर बेमाता राजा से बोली कि राजन, तूने मुझसे पूछा है कि तेरी जोड़ी मैंने कहाँ बनाई है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तेरी जोड़ी तेरी पटरानी से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरी शादी तेरी अपनी सगी बेटी के साथ होगी। तूने जो मेरे साथ भद्दा मजाक किया है, वैसा ही मैंने तुझे उसका फल दे दिया। बेमाता के वचन सुनते ही राजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह बेमाता से अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तब बेमाता कहती है कि राजन, तू तो राजा है, तेरे लिए तो सब कुछ संभव है।
तो तू इस बुढ़िया के वचन को झुठला दे। राजा बेमाता से बार बार प्रार्थना करने लगा और उनसे उनके द्वारा दिए गए श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करने लगा। तब बेमाता कहने लगी कि हे राजन, मेरा कहा गया वचन झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरे पास सामर्थ्य हो तो तुम बचने की कोशिश कर लेना। इतना कहकर बेमाता अपने कार्य में लग गई। बेमाता के वचन सुनने के बाद राजा शिकार खेलना तो भूल ही गया। अब वह बहुत दुखी और परेशान हो गया था और दुखी मन के साथ ही वह अपने महल को वापस लौट गया। महल में आकर राजा अपनी पटरानी चंद्रलेखा के पास बहुत ही उदास मन के साथ पहुंचा। रानी ने महाराज को दुखी और उदास देखा तो महारानी चंद्रलेखा राजा से बोली, महाराज, आज क्या बात है जो आप मुझे इतने दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हो। महारानी की बात सुनकर राजा वीर सिंह कहने लगे कि महारानी, मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैंने अपने घमंड में आकर एक भूल कर दी। रानी पूछती है कि महाराज, आपने कैसी भूल कर दी। उसके बाद राजा ने महारानी चंद्रलेखा को जंगल में हुई सारी बात बता दी। सारी बातें सुनने के बाद महारानी चंद्रलेखा बोली, महाराज, उस अनहोनी के बारे में सोचकर आप अभी चिंता क्यों करते हो, जिसका कोई आधार ही नहीं है। जब हमारी कोई संतान है ही नहीं तो आप चिंता क्यों करते हो। जब हमारी कोई बेटी नहीं है तो मेरी बेटी आपसे शादी कैसे करेगी। आगे भी हम किसी भी बेटी को जन्म लेने ही नहीं देंगे, जिससे इस अनहोनी के होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जब राजा ने रानी चंद्रलेखा की ऐसी बातें सुनी तो उसके दिमाग में ये बातें अच्छी तरह से बैठ गई। उसके बाद राजा ने राहत की सांस ली और सोचा कि रानी ठीक ही तो कह रही है। जब अब तक हमारे घर में कोई संतान नहीं है तो फिर मेरी बेटी मेरी दुल्हन कैसे बन सकती है। इस तरह राजा अपने दुख को दूर करने के लिए अपने राजकाज के कामों में व्यस्त हो गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और कुछ महीनों के बाद ही उसकी जो रानी चंद्रलेखा थी वह गर्भवती हो गई। गर्भ ठहरने के बाद महारानी चंद्रलेखा को ये चिंता सताने लगी कि कहीं हमारे घर में बेटी का जन्म ना हो। धीरे धीरे प्रसव का समय पास आने लगा तो रानी ने अपनी एक दासी को, जो उसकी विश्वसनीय थी, अपनी देखरेख के लिए नियुक्त कर लिया। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने आधी रात के समय एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म लेने का जैसे ही रानी को पता चला तो उसके होश उड़ गए। वह राजा वीर सिंह की कही हुई बातों का आधार बनता हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो गई। वह किसी अनहोनी के होने का व्यर्थ ही आभास करने लगी। कन्या का जन्म होते ही रानी ने अपनी दासी को आदेश दिया कि यह बड़ी होकर मेरे पति के लिए कलंक का कारण बने, उससे पहले ही तुम इसे मार दो, इसके प्राण ले लो, कहीं दूर जाकर इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, इस कलंक को मिटा दो। रानी की इतनी बात सुनते ही दासी ने कन्या को उठाया और एक हाथ में फावड़ा लेकर महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। महल से निकलकर वह नगर बस्ती से होते हुए जंगल की तरफ जा ही रही थी कि तभी बस्ती के पड़ोस में सूखे गोबर के घूरे पड़े हुए थे। दासी ने सोचा कि अगर बच्ची को लेकर मैं जंगल की ओर जाऊंगी तो रास्ते में किसी ने देख लिया तो कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि जंगल की तरफ जाने से तो अच्छा है कि इस गोबर के घूरे में ही इस लड़की को दफना दूं। दासी ने यही उचित समझा। फिर दासी ने उस घूरे को खोदना शुरू कर दिया और उतना बड़ा गड्ढा खोद दिया
जितने में कन्या दफन हो जाए। उसके बाद उस दासी ने राजकुमारी को उस गड्ढे में दफन कर दिया। गड्ढे में दफन करने के बाद वह महल में लौट आई। महल में वापस आने के बाद उस दासी ने रानी चंद्रलेखा को सब कुछ सच सच बता दिया। दासी की बातें सुनकर रानी अब निश्चिंत हो गई कि कन्या घूरे में दफन हो गई है। घूरे में दफन होने के कारण उसका दम घुट जाएगा और वह मर जाएगी। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। घूरे का सूखा गोबर होने के कारण उसमें हवा का आवागमन बना हुआ था, जिससे कन्या सांस ले सके, जिसके कारण उस कन्या का दम नहीं घुटा और वह जिंदा रही। दूसरे दिन सुबह होते ही घूरे का जो मालिक होता है वह घूरे को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, जो एक किसान था। उस किसान ने उस घूरे को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गधों के द्वारा ढुलाई के लिए एक कुम्हार पति पत्नी को खाद ढोने का ठेका दे दिया। उस कुम्हार पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। वह दोनों संतानहीनता के कारण बहुत दुखी रहते थे। किसान के द्वारा काम मिल जाने पर कुम्हार अपने कुछ गधे लेकर अपनी पत्नी के साथ उस घूरे को किसान के खेतों में डालने के लिए चल पड़ा। घूरे को खोदते खोदते जैसे ही वे उस कन्या के पास पहुंचे तो वह कन्या रोने लगी। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों चौंक गए। वह बच्ची की आवाज को ध्यान से सुनने लगे। ध्यान से देखने और सुनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि ये आवाज तो इस घूरे में से ही आ रही है। ये सोचकर उन्होंने फावड़े को रख दिया और अपने हाथों से उस घूरे को खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खोदते हुए वह बच्ची तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने वहां से बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। कन्या को बाहर निकालते ही कुम्हार की पत्नी ने उसे झट से अपनी गोद में ले लिया और अपनी छाती से लगा लिया। कन्या को छाती से लगाते ही उस कुम्हार की पत्नी की छाती में दूध उतर आया। वह वहीं पर बैठकर उस कन्या को दूध पिलाने लगी। वे दोनों पति पत्नी निसंतान थे, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उस कन्या को वे अपने घर ले गए और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके बड़े लाड प्यार से उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बच्ची का नाम किरण रखा। धीरे धीरे समय के साथ साथ वह बच्ची बड़ी होने लगी और सुंदर तो वह इतनी थी कि सारे नगर के बच्चों को पीछे छोड़ने लगी। समय बीतने के साथ साथ वह बड़ी हो गई और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन अपने पशुओं को चराने के लिए वह जंगल में निकल गई। जब वह जंगल में अपने पशुओं को चरा रही थी, तब राजा वीर सिंह शिकार करके वापस अपने महल के लिए लौट रहे थे। राजा वीर सिंह ने जब पशुओं को चराते हुए किरण को देखा तो वह उस लड़की पर मोहित हो गए, क्योंकि वह सुंदरता में किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। जब राजा महल में पहुंचे तो उन्होंने उस लड़की के बारे में महारानी चित्रलेखा को बताया और कहा कि महारानी, हमें यह पता करके बताओ कि वह लड़की कहाँ की रहने वाली है और किसकी है। उस लड़की ने हमारा दिल चुरा लिया है और हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। पहले समय में राजा महाराजा कई कई शादियां कर लेते थे। इस पर रानियों को कोई ऐतराज भी नहीं होता था। इसलिए इतना सुनते ही महारानी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। महाराज, बहुत जल्दी ही हम इसका पता लगा लेंगे कि वह कन्या किसकी है और कहाँ पर रहती है। इसके बाद महारानी चित्रलेखा ने
अपने गुप्तचरों को उस कन्या के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेज दिया। उन्हें जैसे ही उस कन्या के बारे में पता चला तो इसकी सूचना महारानी को दे दी गई और महारानी ने लड़की के बारे में सब कुछ महाराज को बता दिया। तब राजा ने कहा, ठीक है महारानी, तुम हमारे रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार और उसकी पत्नी के पास भेज दो। उसके बाद महारानी बोली कि ठीक है महाराज, अब ये काम गुप्तचरों का नहीं है बल्कि सार्वजनिक रूप से नाई और ब्राह्मण का है, इसलिए उस कन्या के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आप नाई और ब्राह्मण के द्वारा भेजो। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और उनके द्वारा अपने रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार पति पत्नी के घर भेज दिया। जब उन दोनों कुम्हार पति पत्नी ने नाई और ब्राह्मण की बातें सुनी तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। नाई और ब्राह्मण की बात सुनकर कुम्हार और उसकी पत्नी बोले कि श्रीमान जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कहाँ राजा वीर सिंह और कहाँ हम तो उनकी रियासत के छोटे से नागरिक हैं। हमारी और उनकी क्या समानता है? उनकी बात सुनकर नाई और ब्राह्मण बोले, इसमें समानता की कोई बात नहीं है। महाराज वीर प्रताप को आपकी बेटी पसंद आ गई है, इसलिए ये प्रस्ताव महाराजा की ओर से आपकी बेटी के लिए भेजा गया है। इसे तो आपको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि आपकी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है। तुम्हारी बेटी को अब जानवरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि वह राजघराने में रानी बनकर राज करेगी। उस कुम्हार और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के सुखद भविष्य को देखते हुए इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद ही राजा और उस कन्या की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा वीर सिंह किरण को दुल्हन के रूप में महल में लेकर आते हैं। उनकी बड़ी महारानी महाराज और किरण का बहुत स्वागत करती है। शाम का समय था। महल के बगल में एक बकरा और बकरी बंधे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जो रानी चंद्रलेखा थी वह उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तब बकरा बकरी से कहता है कि देखो कैसा अनर्थ होने जा रहा है। उसकी बात सुनकर बकरी बोली, कैसा अनर्थ? वह बोला, ऐसा अनर्थ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बाप अपनी ही बेटी को दुल्हन बनाकर इस महल में ले आया है। बकरी बोली कि यदि आप सच बोल रहे हैं तो इस कहानी को आप मुझे पूरा सुनाइए। तब उस बकरे ने राजा की पूरी कहानी उस बकरी को बता दी, जिसे महारानी चंद्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब दोनों बातें कर रहे थे तब महारानी वहीं बैठकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। जब बकरी ने पूरी कहानी सुनी तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसा अनर्थ देखकर और सुनकर भी अगर हम जिंदा हैं तो हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बोलने और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो, जिससे हम इस अपराध के बारे में ना तो सोच पाएं और ना ही किसी को कुछ बता पाएं। तभी हमें अपना जीवन जीने में आसानी होगी। और ऐसा सुना है कि उसी क्षण से ईश्वर की मेहर से बकरा और बकरी गूंगे हो गए। रानी चंद्रलेखा ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे यह समझने में अधिक समय नहीं लगा। वह इस बात को समझ गई कि यह नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है, जिसे उसने दासी के हाथों मारने के लिए भेजा था। फिर महारानी चंद्रलेखा धरती माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे धरती माँ, मैं इस धरती पर क्यों जिंदा हूँ? इतने बड़े अनर्थ का बोझ
मैं कैसे सहन कर सकूंगी, इसलिए मुझे तुम अपनी गोद में समा लो। उस रानी का ऐसा करुण विलाप देखकर धरती माँ ने अपना सीना चीर दिया और रानी धरती माँ की गोद में बैठ गई। जब यह घटना महल के बाकी लोगों ने देखी तो वह दौड़े दौड़े महाराज के पास गए और राजा को इसके बारे में सूचना दी। सूचना मिलते ही महाराज रानी के पास दौड़ पड़े। जब उन्होंने अपनी रानी को धरती में समाते हुए देखा तो वह रानी से कहने लगे कि रानी, ये सब क्या है और मुझे तुम इस तरह छोड़कर कहाँ जा रही हो? तब महारानी बोली कि महाराज, जो अपराध हमसे हुआ है, जो अनर्थ हमसे हुआ है, उसका तो यही एक प्रायश्चित है। तब महाराज चंद्रलेखा से पूछने लगे कि कैसा अपराध और कैसा प्रायश्चित। उसके बाद रानी चंद्रलेखा ने सारी बातें महाराज को बता दी। महारानी की बात सुनते ही महाराज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तब महाराज कहने लगे कि महारानी, ये अपराध तुमसे अकेले नहीं हुआ है, मैं भी इसका बराबर का भागीदार हूँ। इसलिए धरती माँ की गोद में तुम अकेले नहीं बैठ सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने द्वारा किए गए इस अपराध का प्रायश्चित करूंगा। इतना कहते ही महाराज ने अपने मंत्री से एक पत्र मांगा, जिस पर उसने अपनी पूरी दास्तां को नसीहत के तौर पर लिखा और यह भी लिखा कि हमारे बाद हमारे राज्य को अपने पालक माता पिता के साथ हमारी बेटी किरण ही संभालेगी। पत्र में ये सब बातें लिखकर उन्होंने मंत्री को दे दी। उसके बाद महाराज ने धरती माँ से प्रार्थना की कि हे धरती माँ, मुझे भी अपनी गोद में समा लो। इसके बाद महाराज वीर सिंह और महारानी चंद्रलेखा धरती माँ की गोद में समा गए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।